होती है एक कपल से जिनकी शादी होने वाली होती है। जैसे ही शादी का सबसे अहम पल आता है, उसी समय एक इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल में कोई चुपके से घुसकर एक पुरानी मनाही वाली किताब के कुछ पन्ने फाड़ लेता है। कहा जाता है कि उन्हीं पन्नों से सदियों पुराना काला जादू खुल जाता है और उसका निशाना बनती है दुल्हन सालमा। करीब आधा साल बाद सालमा प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो और उसका पति घर बदलने के लिए सामान पैक कर रहे होते हैं, तभी बाथरूम से अजीब आवाज आने लगती है। अचानक बिना किसी के छुए बाथरूम का हीटर चालू हो जाता है और टॉयलेट के पास रखी एक रहस्यमयी बोतल दिखाई देती है। वो कोई आम चीज नहीं बल्कि जादू करने वाले ने खास तौर पर छोड़ी होती है। बोतल टूटते ही उसमें से सैकड़ों तिलचट्टों के लार्वा निकल आते हैं। यही वजह थी कि सालमा उस घर को छोड़ना चाहती थी, क्योंकि हाल ही में उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। पति से बात करके दोनों ने तय किया कि अब सास के बड़े से घर में शिफ्ट होना ही बेहतर होगा। वैसे भी सालमा प्रेग्नेंट थी और उसे देखभाल की जरूरत थी, लेकिन जैसे ही वो लोग घर से निकलते हैं, खिड़की के शीशे में एक डरावना साया नजर आता है। आखिरकार तीनों सास के घर पहुंच जाते हैं। पति अरमान एक सक्सेसफुल प्रोफेशन है और सालमा की बेस्ट फ्रेंड इंदरी भी अक्सर उसके साथ रहती है। पहली ही रात जब सालमा और उसका पति अरमान नए घर में शिफ्ट हुए, तो सोने से पहले हमेशा की तरह सालमा ने दुआ पढ़नी शुरू की। तभी अरमान भी कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन अजीब ये था कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ अरमान था ही नहीं। असल में अरमान तो उसी वक्त अभी अभी कमरे में लौट रहा था। इंडोनेशिया में धर्म का असर बहुत गहरा है। लोग बचपन से ही मानते आए हैं कि खुदा सबसे बड़ा है। सालमा को भी यकीन था, इसलिए उसने अरमान को साथ बैठाकर दुआ की। लेकिन आधी रात अचानक जोरदार बिजली और गरज की आवाज से उसकी नींद खुली। आंखें खोली तो छत से अजीब सी खरोंचने जैसी आवाज आ रही थी और टपकता हुआ खून सीधा उसके नाभि के ऊपर गिर रहा था। उसे लगा जैसे ये कोई सपना है, लेकिन घड़ी देखी तो रात के ठीक 12 बजे थे। वही वक्त जब कहा जाता है कि नेगेटिव ताकतें सबसे ज्यादा हावी होती है। सालमा दोबारा लेटने ही वाली थी कि रजाई अचानक ऊपर उठने लगी। अंदर सचमुच कोई बुरी आत्मा मौजूद थी। डर के मारे वो चीखी तक नहीं और बगल में सोया अरमान तो जैसे गहरी नींद में था, जागा ही नहीं। आखिरकार उसने मदद के लिए अपने एक मौलाना चाचा को बुलाया ताकि वो बच्चे के लिए दुआ पढ़ने के साथ साथ उस औरत की आत्मा को दबा सके। लेकिन जैसे ही तिलावत शुरू हुई, ऊपर लगी लाइट तेजी से झपकने लगी और बाहर आसमान में गरज और बिजली और ज्यादा तेज हो गई। रात तक मौलाना घर में दुआ पढ़ते रहे और फिर चले गए। उसी वक्त एक रहस्यमयी औरत आई जिसने अपना नाम दिया बताया। बोली कि वो पड़ोस में रहती है, इसलिए मिलने और सालमा को दुआ देने आई है। लेकिन उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो सास बहू के बीच दरार डालना चाहती है। जाते जाते उसने तंज कसते हुए कहा, अगली बार दावत की जरूरत नहीं, मेरी फर्नीचर तोड़ दी तुम लोगों ने। उस दिन के बाद से घर में अजीब अजीब संकेत मिलने लगे। अगले दिन किचन में काम करते हुए सालमा को ऐसा लगा जैसे उसकी सास किसी से उसकी शिकायत कर रही हो। अगर तुम उसे अंदरूनी अंग नहीं खिलाना चाहती तो खाना बनाती ही क्यों? लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो सास तो चुप थी। कुछ दिनों बाद ऑफिस में पति को खाना देने गई तो वहाँ से एक हसीन औरत लाल कपड़ों में निकलती दिखी। पहली नजर में शक तो पति पर गया, लेकिन अंदर जाकर देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वही बैठी थी। तभी शक दूर हो गया कि लाल कपड़ों वाली औरत उसका सीक्रेटरी हो सकती है। वैसे भी दोनों पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत रहा था और बेस्ट फ्रेंड भी अक्सर उसके आसपास रहती थी। इन सब के बीच सालमा का ध्यान घर के अटारी की तरफ बार बार जाता रहा। उसे लग रहा था कि वहाँ ऊपर कुछ छुपा हुआ है। अटारी से आती आवाज सुनकर सास जल्दी से ऊपर पहुंची, लेकिन उसकी नजर में कुछ भी नहीं था। तभी सालमा की दूसरी दोस्त दीक्षा आ गई। वो मॉडल शॉप में काम करती थी और अक्सर डिलीवरी देने आती थी। वक्त के साथ दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस दिन सालमा का हाथ मॉडल के शीशे से हल्का कट गया और ये नजारा उसकी सास ने देख लिया। तभी से दोनों के बीच शक का बीज मन में बैठ गया। शाम को अरमान घर लौटा तो सालमा ने पूरी बात बताई। ऊपर जाकर चेक किया गया तो बस पुराने सामान का ढेर निकला। किसी औरत या भूत प्रेत का कोई निशान नहीं मिला। मामला वही खत्म कर दिया गया। अगली सुबह अरमान जल्दी जल्दी ऑफिस निकल गया क्योंकि उसे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। लेकिन उसके जाते ही जमीन पर एक औरत का कान का झुमका गिरा मिला। यही झुमका आगे चलकर सबसे बड़ा सबूत बनने वाला था और सालमा की दुनिया हिलाने की शुरुआत। उसी वक्त दिया फिर घर आ पहुंची, इस बार हाथ में खाना लेकर। मुस्कुराते हुए बोली, मैं और मेरे पति दोनों को स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, ये ट्राई करना। सालमा ने बस हल्की मुस्कान दी और कहा थैंक यू। दिया बोली, नो प्रॉब्लम, वैसे भी मैं पास से ही आ रही थी, सोचा ये दे दूं। सालमा ने दिया को घर में चाय पीने के लिए बुलाया, लेकिन उसने बिना सोचे समझे इनकार कर दिया। खाना वही छोड़कर चली गई। घर लौटकर सालमा ने वही डिश काम वाली सुमेधा को दी और कहा कि इसे अलग से पैक करके अरमान को ऑफिस भेज दो। लेकिन बाद में जब सालमा मौलाना चाचा के पास पहुंची और अपनी परेशानियां बताई तो साथ में ये खाना भी चखने के लिए ले गई। जैसे ही डिब्बा खोला गया, अंदर से कीड़ों से भरा सड़ा हुआ कच्चा जिगर निकला। यही हालत अरमान के ऑफिस भेजे गए खाने की भी थी। साफ हो गया कि दिया में ही कोई गड़बड़ है। घर लौटने के बाद पूरे परिवार ने इस बारे में चर्चा की। सालमा को लगा कि किसी ने बीच में खाना बदल दिया है, क्योंकि पैक तो खुद सुमेधा ने किया था। अरमान चाहता था कि मामला यही खत्म हो जाए, क्योंकि खाना किसी ने खाया ही नहीं। लेकिन सालमा शर्म और गुस्से से भर गई। मैं कैसे अपने पति को सड़ा हुआ खाना भेज सकती हूँ? मुझे यकीन है किसी ने जानबूझकर इसे बदल दिया। अरमान ने उसे शांत करने की कोशिश की, छोड़ो जाने दो। लेकिन सालमा अंदर से टूट चुकी थी। उसे लगने लगा कि शायद प्रेगनेंसी में उसका चेहरा बिगड़ गया है और अब उसका पति उससे पहले जैसा प्यार नहीं करता। उसी रात सुमेधा जब कचरा फेंकने बाहर निकली तो पास का स्ट्रीट लाइट बार बार झपक रहा था। तभी पीछे काले कपड़ों में एक साया खड़ा दिखा, वही काला जादू की असली परछाई। इधर सालमा बिस्तर पर लेटी हुई थी, चाहती थी पति से करीब हो, लेकिन अरमान ने थकान का बहाना बनाकर टाल दिया। इस बात ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। धीरे धीरे वक्त अगले दिन की सुबह में बदल गया। सुमेधा ने रात को देखी बात सास को बताई, पर बुजुर्ग औरत ने न तो पूरा यकीन किया न इनकार। बस सुमेधा को दिया के घर का हालचाल लेने भेज दिया। उधर सालमा पर श्राप का असर और गहराता जा रहा था। उसे बार बार अजीब नजारे दिखते, जैसे घर अचानक ढह रहा हो। वो एहसास इतना हकीकत जैसा था कि वो डर से कांप उठी। घबराकर उसने अरमान को फोन किया, मुझे बहुत डर लग रहा है, घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरी मिनिएचर हाउस भी टूट गया है। लेकिन अरमान उस वक्त कंपनी में अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए निवेशकों से मुलाकात में था। फिर भी उसने कॉल उठाई, जान मैंने तुम्हें बताया था ना, आज मिस्टर दयाल से मीटिंग है, ये बहुत जरूरी है, प्लीज समझो। सालमा बस खामोश रह गई, दिल और ज्यादा भारी हो गया। बात करते करते अचानक फोन कट गया। सालमा, हेलो, सुन रही हो? दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, तुम्हें मेरी कभी परवाह नहीं, काश तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल हो जाए, लेकिन
हकीकत ये थी कि ये शब्द सालमा ने कहीं नहीं थे। फिर भी अरमान अंदर से टूट गया। उसी पल उसकी बेस्ट फ्रेंड इंदिरा ने इस मौके का फायदा उठाया। वो ऊपर से तो सांत्वना दे रही थी, लेकिन उसके इरादे उतने मासूम नहीं थे। घर पर सालमा को फिर से दिया दिखाई दी। वो एक सहानुभूति जताने वाली बड़ी बहन की तरह पेश आई और बोली, मेरे पति भी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे ही थे। मैं तो सोचती थी शायद गलती मेरी ही है, लेकिन असल में कोई और औरत थी। उसकी बातें सुनकर सालमा के मन में शक और गहरा हो गया। रात ढल गई। अरमान अब तक घर नहीं लौटा था। कपड़े बदलते समय सालमा को शर्ट पर एक लंबा बाल मिला। तुरंत उसके दिमाग में ऑफिस वाली लाल कपड़ों वाली औरत का चेहरा घूम गया। अगले दिन बिना बताए वो सीधे ऑफिस पहुंच गई और वही उसने उस रहस्यमयी औरत को अरमान के केबिन से निकलते देखा। मैडम सुनिए, ठहरिए। सालमा उसके पीछे दौड़ी, लेकिन प्रेगनेंसी के चलते कदम धीमे थे और वो पीछा न कर सकी। इंदिरा ने हालात देखे और तुरंत पास आ गई। मदद करने की कोशिश की, लेकिन सालमा ने कड़े लहजे में पूछ लिया, तुम क्यों बार बार मुझे ढकने की कोशिश कर रही हो? आखिर सच छुपाना चाहते हो? उस पल सहेली पूरी तरह से हैरान रह गई। उसने किसी को सफाई देने का मौका भी नहीं दिया और गुस्से में घर से निकलकर सीधे अपने पति के पास पहुंच गई। जैसे कोई नाराज बीवी हो वैसे ही उंगली उठाकर बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। बस यहीं से दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असली डर अब आने वाला है। घर लौटी सान्या आईने के सामने खड़ी हुई। जितना देखती उतना खुद को मोटा समझने लगती, मानो गले में दो दो मोटी रस्सियां लटक रही हो। उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। प्यार करने वाले पति पत्नी अब अलग अलग कमरों में सोने लगे। आधी रात को पति ने भी डरावना मंजर देखा। धुंधली नींद में उसे लगा कि बीवी खुद उसके गले पर हाथ डालकर मारने वाली है। वो सहमकर चुप हो गया। अगली सुबह नौकरानी सुनीता अपनी दोस्त दिया के साथ वहां पहुंची। टूटा फूटा घर देखकर दोनों को लगा कि यहाँ तो कोई रहता ही नहीं, लेकिन सुनीता यकीन करने के लिए कांच से झांक कर देखने लगी। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। उसी समय नीचे किसी ने दरवाजा खटखटाया। सान्या पास ही थी। उसने दरवाजा खोल दिया। तब जाकर सारा सच सामने आया और उसने सब कुछ बता डाला। दरवाजे पर जो खटखटा रहा था वो दरअसल दिया ही थी। मासूम सी सान्या को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैंने गार्ड और पड़ोसियों से पूछा, किसी ने भी दिया नाम की लड़की को नहीं पहचाना। कमरे में भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। अब सच्चाई सान्या को बताना जरूरी था। तभी उसने सुनीता से कहा, जूस लेकर आओ, हमारे मेहमान आए। दिया ये नाम सुनते ही सबके होश उड़ गए, लेकिन सास ने खुद को संभाला और खिड़की से झांककर बाहर देखा। वहाँ तो बहू अकेली खड़ी खुद से बातें कर रही थी। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, हस्तक्षेप मत करो, जाकर वो पानी चेक करो जो सान्या ने दूसरे कमरे में रखा है। सास चुपचाप देखने लगी। उसने देखा कि सान्या सीधा किचन में गई, गैस का सिलेंडर खोला और बिना पलटे बाहर निकल गई। सास हैरान होकर गैस बंद करने ही वाली थी कि धड़ाम से तेज धमाका हुआ। गर्म पानी से भरा केतली गिरकर उसके पैरों पर उलट गई और चमड़ी तक झुलस गई। तभी असली सान्या दरवाजे से अंदर आई। सबको समझ आया कि पहले जो अंदर आया था वो तो एक शराब की परछाई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सास ने सुनीता को आदेश दिया कि ऑफिस से लौटते ही बहू के चाचा से मिलकर सब सच बताया जाए, क्योंकि चाचा धार्मिक विद्वान थे, उन्हें कुछ तावीज टोने का इल्म था। उधर सुनीता जब बस पकड़ने जा रही थी, उसे बार बार महसूस हो रहा था जैसे कोई पीछे खड़ा बातें कर रहा हो। हाथ में पकड़े पते पर नजर डाली ही थी कि अचानक एक काला साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। डर के मारे वो बेकाबू होकर सड़क पर भागी और बस की चपेट में आकर मौके पर ही मारी गई। इसी रात चाचा इस्लामिक मदरसे के पुराने हॉल में पहुंचे। वहाँ उन्होंने वही किताब देखी जिसके 2 पन्ने फाड़े गए थे। तभी उनके सामने भी एक काली परछाई प्रकट हो गई। दूसरी तरफ सालमा को पुलिस से खबर मिली कि सुनीता अब जिंदा नहीं रही। ये सुनकर सास ने आखिरकार सब सच उगल दिया और बहू की बातों पर भरोसा किया। उसने मान लिया कि अब तक जो डरावनी घटनाएं हो रही थी वो झूठ नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने दिया का नाम लिया, सालमा को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा जैसे माँ बस कहानियां बना रही है। इसी वजह से दोनों में फिर से झगड़ा हो गया। सच जानने के लिए सालमा सीधे दिया के घर पहुंची। उसकी नजर में वो टूटा फूटा मकान किसी महल जैसा लग रहा था। अंदर रोशनी और रौनक थी। वो भीतर गई और दिया ने उसे गले लगा लिया। उसी वक्त सालमा की नजर टेबल पर रखे पानी के गिलास पर पड़ी जो धीरे धीरे काला हो रहा था। तभी जाकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली खेल क्या है। क्या हुआ सान्या? दिया अब अपनी असली पहचान छिपा नहीं रही थी। मेज पर रखा फल अचानक सड़ांध मारने लगा, लेकिन उसका एक काम अभी बाकी था, सास को सजा देना। आधी रात बुजुर्ग औरत को बाहर झाड़ू चलने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही झाड़ू उठाया उस पर खून ही खून था। अगले ही पल सुनीता की डरावनी लाश उसके सामने आ खड़ी हुई। मेरी मदद करो, वो बुदबुदाई। सालों की मालकिन और रानी का रिश्ता होते हुए भी सांस सहम गई और भागने लगी। दरवाजे पर दिया उसका इंतजार कर रही थी। उधर सान्या को उसने जान से नहीं मारा बल्कि डराकर छोड़ दिया। लाल कपड़ों वाली औरत दरअसल उसी काले जादू की परछाई थी जिसका मकसद था घर परिवार को तोड़ना। परिवार से सहारा न मिलने पर सान्या बारिश में भीगती हुई बेस्ट फ्रेंड इंदिरा के फ्लैट पर पहुंची। वहाँ टेबल पर अरमान का लाइटर पड़ा मिला। शक और गहरा हो गया। तभी बेडरूम से अरमान बाहर आया। उसके दिमाग ने तुरंत गलत नतीजा निकाल लिया। तो तुम दोनों? अरमान घबराकर बोला, नहीं सुनो, माँ बेहोश हो गई थी, मैं उसे अस्पताल ले गया। वही लॉबी में इंदिरा मिली। लेकिन सान्या चीख पड़ी, बस अब बहुत हुआ अरमान, मैं तंग आ चुकी हूँ, तलाक चाहिए मुझे, और गुस्से में बाहर निकल गई। अरमान उसके पीछे भागा और सान्या सीधे मौलाना चाचा के मदरसे पहुंची। वहाँ उसे सच्चाई पता चली। वही मनाही वाली किताब के पन्ने फाड़कर उस पर श्राप डाला गया था ताकि उसकी शादी बर्बाद हो। चाचा ने तुरंत अपने शागिर्दों को बुलाया और सारी रात रुककर उस काले जादू को खत्म करने का इंतजाम किया। मौलाना चाचा ने लकड़ी का डंडा उठाकर झाड़ फूंक शुरू की। शुरुआत में असर दिखाई दिया और वो बुरी आत्मा कमजोर पड़ने लगी। तभी सान्या ने पति को आवाज दी, अरमान मेरी मदद करो। लेकिन चाचा ने तुरंत पहचान लिया कि ये असली सान्या नहीं बल्कि श्राप का असर है। ठीक उसी पल जब वो अपने लंबे जुबान से अरमान की रूह खींचने वाली थी, चाचा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कुरान की आयतें पढ़ी। सान्या बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका जान तो बच गया, लेकिन गर्भ में पल रहा बच्चा जिंदा नहीं रह सका। डॉक्टरों ने पूरी रात कोशिश की। आखिरकार सान्या होश में आ गई, पर उनका पहला बच्चा हमेशा के लिए खो गया। कई महीने बाद जब वो पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटी तो चाचा को फिर से दुआ और हिदायत देने के लिए बुलाया गया। इस बार इंदिरा भी आई। सान्या को एहसास हुआ कि उसने दोस्त पर बेवजह शक किया था। दोनों ने गले मिलकर माफी मांगी और दोस्ती फिर से शुरू हो गई। इसी दौरान जब चाचा लिविंग रूम में तिलावत कर रहे थे, इंदिरा ने बहाना बनाया कि उसे वॉशरूम
जाना है, लेकिन चुपके से वो सान्या के कमरे में गई और वही झुमका उठा लिया जो पहले अरमान के कपड़ों से मिला था। दरअसल वही झुमका उसी ने जानबूझकर वहां गिराया था। सच्चाई ये थी कि शादी वाले दिन मदरसे में घुसकर मनाही वाली किताब चुराने वाली भी वही थी, क्योंकि उस दिन मौलाना चाचा शादी में शामिल होने गए थे और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने सब कुछ किया। असल में सान्या और इंदिरा दोनों कभी उसी मदरसे की स्टूडेंट रह चुकी थी। शादी के दिन जब अरमान काम में इतना बिजी था कि खाने का वक्त भी नहीं था, तो इंदिरा ने ही उसे जिद करके खाना खोलने पर मजबूर किया। शिफ्टिंग के दिन भी वही थी जिसने मौका देखकर एक गुड़िया सान्या के अलमारी में छुपा दी और अब फिर वही खेल दोहराया, एक नई गुड़िया लाकर कमरे में रख दी बिना किसी को शक होने दिए। साफ था इंदिरा शुरू से ही अरमान को चाहती थी और काला जादू बस एक हथियार था जिससे वो पति पत्नी को अलग कर सके। अंत में कहानी यही खत्म होती है। हाँ।